हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर स्टेशन। एरो वर्ल्ड के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने पहला एपिसोड जो दूसरे एपिसोड को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आप अगर नहीं देखा हो किसी ने पहले तो मैं एक बार रिमाइंड करा दूं। जो पहले एपिसोड में हमने एविएशन की एबीसीडी की बात की थी और सेकंड एपिसोड में जो इंडिया की फेमस एयरलाइंस और कुछ वर्ल्ड की फेमस एयरलाइंस उसके बारे में बात की थी। तो आप वीडियो देख सकते हैं। एविएशन वर्ल्ड को समझने के लिए ये एक जो सीरीज है पूरा एविएशन वर्ल्ड को समझने के लिए है और जो चाहे अपनी नॉलेज बढ़ा सकता है, किसी के भी काम ये आ सकती है। इस थर्ड एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट्स के बारे में, पर्टिकुलरली इंडियन एयरपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इंडियन एयरपोर्ट्स क्या होता है, टर्मिनल बिल्डिंग्स क्या होती हैं, जैसे कहते हैं T1, T2, T3, ये क्या होता है इंडिया में। डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे हैं, क्या उनकी नेमिंग होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आने वाला है, तो बने रहिए एरो स्टेशन के साथ। चलते हैं आगे। देखिए, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। अब पहले की तरह मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछता हूँ रिगार्डिंग दिल्ली एयरपोर्ट्स की, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में पूछा था फर्स्ट एपिसोड में। ऐसे एक यहाँ क्वेश्चन है। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि दिल्ली में कितने हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डे हैं, ये कितने एयरपोर्ट्स हैं दिल्ली में? किसी कोई आइडिया है? तो सभी को कहते हैं, तो बहुत कॉमन सा सवाल है सर, सभी को हमें आइडिया है। सब जनरली आम जो सबके साथ मेरा रिस्पांस है, जो मैंने लोगों से लिया है जब बात चीत करते हुए, तो वहां मुझे पता चला लोग अंडरस्टैंडिंग टर्मिनल बिल्डिंग और जो एयरपोर्ट है उसे लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। तो मुझे वहीं से ये इंस्पिरेशन मिली कि इसके बारे में बात करके थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रावो ऑप्शन। इसका मतलब दिल्ली में 2 एयरपोर्ट हैं। जनरली लोग उसको बोलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली डोमेस्टिक एयरपोर्ट। जैसे यहाँ नाम भी लिखा हुआ है तो यहाँ दिख भी रहा होगा सबको, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये खाली एक आपको कंफ्यूज करने के लिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो उसके साथ जो दिल्ली डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो अलग होगा। उसमें क्या चीजें हैं मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा इस बारे में। पहली बात तो कोई कंफ्यूजन ये ना रहे लोगों को कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब यही है कि वहां केवल इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है। नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब ये होता है कि वहां पर इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक भी आएंगी। मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो आएंगी ही, इंटरनेशनल एज ए ऑप्शनल है, तो क्योंकि वो इंटरनेशनल फ्लाइट भी आ रही है इसलिए उस बिल्डिंग का नाम, उस एयरपोर्ट का नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आगे चलते हैं तो अभी बात करते हैं कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, क्या कंफ्यूजन है उसे दूर करते हैं। क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, हाउ मेनी एयरपोर्ट्स इन दिल्ली? तो आपका आंसर फिर से वो ये 02 है ना, ऑप्शन ब्रावो। आपकी दिल्ली में 2 एयरपोर्ट हैं, एक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ज्यादातर लोग मुझे यही आंसर मिला है। देखो, ये ऑप्शन के तौर पे ये जवाब करेक्ट है। 2 ही एयरपोर्ट हैं दिल्ली में, जो मेरी नॉलेज में है, मेरी अंडरस्टैंडिंग से है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, लेकिन उनके नेमिंग वो नहीं है, या वो एयरपोर्ट नहीं है जिनको आप समझ रहे हैं कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट या डोमेस्टिक एयरपोर्ट। 2 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, बचिए उस कंफ्यूजन से, बात सुनते रहिए, बने रहिए। एक एयरपोर्ट है दिल्ली का एयरपोर्ट, जो पालम में स्थित है, जिसे हम दिल्ली या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं, IGI एयरपोर्ट ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एक दूसरा एयरपोर्ट है, वो रिलेटिवली छोटा एयरपोर्ट है, बहुत छोटा एयरपोर्ट है, वो सफदरजंग एयरपोर्ट। सफदरजंग एयरपोर्ट जिन लोगों को नहीं पता, तो दिल्ली में एक सफदरजंग इलाका है, एम्स जो जानते हैं, एम्स के पास में ही सफदरजंग है। तो वहां पर एक छोटा एयरपोर्ट है, उसे बोलते हैं सफदरजंग एयरपोर्ट। वो अभी वहां पर कोई शेड्यूल फ्लाइट और बड़ी फ्लाइट नहीं आती, लेकिन डेली फ्लाइंग क्लब और जो छोटे फ्लाइट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जो नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स हैं, मतलब जो छोटे चार्टर प्लेन जिसे कहते हैं, चार्टर प्लेन्स, वो वहां ऑपरेट करते हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई आपकी कि ये दिल्ली में कितने एयरपोर्ट है। दिल्ली में 2 एयरपोर्ट हैं, एक सफदरजंग एयरपोर्ट जहां पर शेड्यूल फ्लाइट नहीं है, मतलब वहां से पहले टाइमिंग जो आप नहीं पकड़ते जनरली वो फ्लाइट, वो स्पेशल एयरपोर्ट है समझ लीजिए अब, जो VVIPs के लिए या ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो फ्लाइंग सीखते हैं ना, ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स, उनके लिए, या फिर हेलीकॉप्टर के लैंड करने के लिए। इसके अलावा जो छोटे एयरक्राफ्ट हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने वाले छोटे एयरक्राफ्ट, वो भी स्पेशल केसेस में उनको वहां परमिशन मिलती है लैंडिंग की। अब ऐसा क्यों है? देखिए, दिल्ली में पहले वही एयरपोर्ट हुआ करता था, बाद में जब वो छोटा हो गया एयरपोर्ट, मतलब वो बिल्डिंग का साइज इतना बढ़ाना पॉसिबल नहीं रहा, तो एक नया एयरपोर्ट बनाया जो पालम में, तो उसको नाम दिल्ली बड़ा एयरपोर्ट था, उसको IGI नाम दे दिया गया बाद में। और आज आप जितने भी दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते हैं वहां है। अब ये T1, T2, T3 क्या कंफ्यूजन है, इसे दूर करते हैं। इसी के लिए हमने यहाँ लिखा भी है कि डिफरेंस बिटवीन एयरपोर्ट एंड टर्मिनल्स। यहाँ कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि एयरपोर्ट और टर्मिनल में लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए जनरली T1
दिल्ली T3 जो बहुत फेमस है, जहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट भी उड़ती हैं, तो लोगों को लगता है कि T3 जो है वही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक पार्ट है। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। ये मैंने एक स्केच बनाया है थोड़ा सा रफ आइडिया के लिए, आपको वहां से दूर होगा कंफ्यूजन। अगर आप समझ पा रहे होंगे, ये स्केच देख पा रहे होंगे, तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये मैंने एक बाउंड्री बनाई हुई है। ये समझ लीजिए कि आपके ये एयरपोर्ट की बाउंड्री है। जो मेरा पेन यहाँ जा रहा है ना, ये एयरपोर्ट की बाउंड्री है, और इसके साथ इस तरह से ये बाउंड्री यहाँ से कंप्लीट हो रही है। फिर यहाँ पर हमने एक रनवे दिखाया है, जिसका आप रनवे का नाम देख पा रहे होंगे, रनवे ओरिएंटेशन बोलते हैं तो टेक्निकल लैंग्वेज में, रनवे 0927। ये 09 और 27 ये रनवे जहां जहाज आके लैंडिंग करते हैं और टेक ऑफ करते हैं। दोनों साइड से कर सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकता है। तो रनवे पे जहाज लैंड करते हैं या टेक ऑफ करते हैं, उसके बाद वो रनवे खाली कर देते हैं, और अब ये पार्किंग स्टैंड है, पार्किंग स्टैंड पे चले जाते हैं। कोई यहाँ आ सकता है, कोई यहाँ आ सकता है, कोई यहाँ आ सकता है। इस तरह से काफी सारे, इधर ये छोटे पार्किंग स्टैंड है, इधर बड़े, यानी कि इधर बड़े एयरक्राफ्ट को अकोमोडेट किया जा सकता है, और इधर छोटे एयरक्राफ्ट को। ऐसी जो रनवे 09 से लैंड करेगा जहाज, वो आएगा, इधर से वो निकलेगा, इसे वैकेट करेगा, और यहाँ से फिर से अपने स्टैंड पर आ जाएगा। तो इस टाइप से होता है। तो इस एरिया को बोलते हैं एप्रन, जहां पार्किंग होती है। इसको बोलते हैं रनवे, आपको पता है, जहां टेक ऑफ लैंडिंग होती है। तो जो पार्किंग के साथ, जो उसको पार्किंग को टेक्निकल लैंग्वेज में एप्रन बोलते हैं, APRON, एप्रन। तो उसके साथ ही जो बिल्डिंग कनेक्ट होती है, वो बिल्डिंग के ही नाम हमें जाने जाते हैं। तो वो बिल्डिंग हो सकता है एक एयरपोर्ट की बाउंड्री के से जुड़ी हुई जो बिल्डिंग है, वो अगर वहां एक या एक से ज्यादा हो तो वहां T1 और T2 कॉन्सेप्ट चलते हैं, अदरवाइज जनरली एक ही बिल्डिंग काउंट कर देते हैं। तो कहीं जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, तो दिल्ली में 3 बिल्डिंग है, तो एक एयरपोर्ट में T1 है, और इसके बाजू में एक T2 बिल्डिंग भी है, रिलेटिवली छोटी है उससे, और T1 सबसे छोटी बिल्डिंग है। तो T1, T2, T3। तो T1 और T2 जो है, जनरल T3 जो है, अगर हमने इसको बड़ा बनाया, इसको मान लीजिए T3 है। तो इस बिल्डिंग में ये बाहर कनेक्टेड है, यहाँ से लोग अंदर आते जाते हैं चेकिंग करा के अपना, यहाँ पर अपने बैगेज चेकिंग और इंटरनेशनल फ्लाइट के जो इमिग्रेशन कस्टम डिपार्टमेंट से होते हुए फिर अंदर जाते हैं जहाज, और यहाँ पार्किंग में जहाज खड़ा रहता है, वहां पर अपना एयरक्राफ्ट के पास जाके बोर्ड कर देते हैं, फिर जहाज चला जाता है जाने के लिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक एयरपोर्ट एक ही है, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं एक बिल्डिंग भी हो सकती है, 2 बिल्डिंग भी हो सकती है, 3 बिल्डिंग भी हो सकती है। और हो सकता है कि अगर इस तरफ है तो यहाँ पर भी ऐसे ही एप्रन बना दे, मतलब यहाँ जहाँ पार्क कर सके जहाज, और वहां भी एक बिल्डिंग को जोड़ दिया जाए। तो हो सकता है कई सारी बिल्डिंग हो सकती है, इसलिए टर्मिनल से कंफ्यूज मत होना। टर्मिनल हो सकता है 4 हो, 5 हो एक एयरपोर्ट पे, लेकिन वो एक एयरपोर्ट का एक ही नाम है। इसलिए जब भी आपको बोला जाता है ना T1, T2 या T3, दिल्ली के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो वो सभी वो काउंट किए जाते हैं IGI एयरपोर्ट में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGIA, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी तरह बाकी, जैसे मुंबई में भी T1, T2 है, तो वहां पर भी एक इंटरनेशनल के लिए यूज कर लेते हैं और एक डोमेस्टिक के लिए यूज करते हैं, और एक और पे काम चल रहा है। तो इस तरह से एयरपोर्ट एक ही है, और वहां पर कई सारी बिल्डिंग्स उसकी बाउंड्री के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वहां पैसेंजर्स को उसके थ्रू फैसिलिटेट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स आ सकें। और अगर T1, T2, T3 का एक फायदा ये भी मिल जाता है कि छोटे जहाज के लिए अलग बिल्डिंग हो जाती है, या डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए अलग साइड बिल्डिंग हो जाती है, और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जहाँ बहुत ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट के जो पैसेंजर्स हैं वो जाने हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट बिल्डिंग हो जाती है, जिससे कंफ्यूजन से बचा जा सकता है। तो इसलिए वहां पर T1, T2 या T3 का कॉन्सेप्ट चलता है, ज्यादा से ज्यादा टर्मिनल बिल्डिंग बना के। और इसी के हिसाब से ये टर्मिनल और आपको एयरपोर्ट में समझ में आ गया होगा डिफरेंस। एयरपोर्ट एक वृहद, बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बिगर कॉन्सेप्ट है, उसमें सारी चीजें हैं, और उसी की बाउंड्री वॉल्स पर कई सारी टर्मिनल्स बनाए जा सकते हैं, ताकि वहां से पैसेंजर्स का आना जाना एयरपोर्ट के अंदर पॉसिबल हो सके। तो टर्मिनल का मतलब सिर्फ ये इतना है जहां से पैसेंजर को आना जाना कर सके, और पूरा जो एप्रन है, या पूरा जो एयरपोर्ट है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए, तो मेरा रफ डायग्राम है, इतना अच्छा समझ नहीं आया होगा, एक और डायग्राम मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होगे, मैंने विकिपीडिया से लिया है, तो सिंपल मैंने वैसे ही बनाया था। ये एक रनवे है, रनवे 0927 नाम दिया गया है इसका। ये यहाँ पर जहाज के रुकने की जगह है, जिसे एप्रन बोल रखा है।
तो और यहाँ बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग से कनेक्ट करते हुए यहाँ जहाज खड़े हैं। तो बिल्डिंग का मतलब है जहाँ से लोग आए, बाहर आए, पार्किंग में गाड़ी लगाएं, अंदर जाएं, अपने टिकट्स चेक करें, बोर्डिंग पास लें और फ्लाइट पकड़ के फिर वापस चले जाएं। और इसी तरह जो आने वाला होगा वो आए, अपना अपना सामान कलेक्ट करे, बिल्डिंग में आए, वॉशरूम यूज करे और खाना पीना खाए और अपना पार्किंग में जाके या फिर कहीं और जाना है तो वहां जाके निकल जाए। तो टर्मिनल का बिल्डिंग केवल पैसेंजर फैसिलिटेशन के लिए होता है कि पैसेंजर को फैसिलिटी मिले, इतने उसका जहाज आ रहा है या जितना जा रहा है तो उसके टाइम तक वो अपना जो वेटिंग टाइम है वो कंप्लीट कर सके और सिक्योरिटी चेक्स वगैरह है वो कंप्लीट करा सके। तो इस तरह से टर्मिनल का सिर्फ इतना सा मतलब होता है। अदरवाइज एयरपोर्ट जो है बिगर कॉन्सेप्ट है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इससे। अब मुझे लगता है इसके बारे में डिटेल में बात करती है, उसी पॉइंट पर चलते हैं हम आगे। तो अभी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि दिल्ली में जो आप T1, T2, T3 करते हैं वो सारे एक ही एयरपोर्ट की बिल्डिंग्स हैं, एक ही एयरपोर्ट्स के अलग अलग टर्मिनल्स हैं। तो अब आप कंफ्यूज ना होना कि एयरपोर्ट क्या होता है, टर्मिनल्स बिल्डिंग क्या होता है। एक एयरपोर्ट पे कई सारे टर्मिनल्स हो सकते हैं, जैसे दिल्ली के, भारत की कैपिटल दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, सॉरी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जो उसका नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस पर 3 बिल्डिंग्स हैं, उन पर 3 टर्मिनल्स हैं। तो और भी टर्मिनल्स है जो सामान के लिए है, जो केवल कार्गो के लिए यूज किया जाता है, और एक टर्मिनल और है जो इंडियन आर्म फोर्स को दिया गया है, तो वो पब्लिक के लिए नहीं है, इसलिए उनका नेमिंग वगैरह उस टाइप से नहीं है। सामान के लिए जो टर्मिनल है जनरली उसको कार्गो टर्मिनल बोल देते हैं, और उसी हिसाब से जो इंडियन एयरफोर्स के लिए है, जो इंडियन आर्म फोर्स के लिए है, उसके लिए अलग टर्मिनल बिल्डिंग है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें तो अगर क्लासिफिकेशन देखें इंडिया में एयरपोर्ट्स का, तो कई तरह से क्लासिफिकेट कर सकते हैं, बट हमने यहाँ एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, आपको फटाफट समझाते हैं। अगर आप देखें तो मेट्रो, नॉन मेट्रो, समझ में आ रहा होगा। मेट्रो सिटीज में जनरली बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं ज्यादा, है ना, तो वहां उनको मेट्रो और नॉन मेट्रो कह सकते हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि जहां मेट्रो मतलब जो उस कंट्री के पर्टिकुलर, जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो 8-10 मेट्रो स्टेशन है, जैसे 4 तो अपना ही पड़ा हो गया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई। उसके बाद ये आ जाता है अपना हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, इस टाइप के जो बड़े शहर हैं इंडिया के, तो वो उनको मेट्रो एयरपोर्ट बोल देते हैं, क्योंकि वहां से कनेक्टिविटी लगभग हर जगह की इंडिया की और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल भी कई जगह की कनेक्टिविटी मिल जाती है, इसलिए। और वहां जनरली बड़े प्लेन्स आते हैं, तो उसका नाम मेट्रो एयरपोर्ट है, उसको मेट्रो एयरपोर्ट बोल सकते हैं। और नॉन मेट्रो आप समझ में आ रहे हो, जो लोकल डोमेस्टिक फ्लाइट जहां से चलती हो, छोटे एयरक्राफ्ट चलते हो, और हर जगह के लिए नहीं, केवल मेट्रो स्टेशन या फिर कुछ ही स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस के लिए वहां से फ्लाइट मिले। दूसरा कर सकते हैं जो अभी हमने बताया, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल का मतलब वो नहीं होता जो आप समझते हैं कि केवल वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट जाएगी। इंटरनेशनल का मतलब है वहां से इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक, यानी कि दिल्ली के जब IGI पे आप जाएंगे तो वहां से आप दिल्ली से लेकर लंदन की फ्लाइट भी ले सकते हैं, और दिल्ली से आप मुंबई की या फिर चेन्नई या बेंगलोर या कोलकाता, उड़ीसा में कहीं सारी फ्लाइट्स ले सकते हैं। तो वहां डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी उड़ रही हैं और इसके साथ साथ वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट भी उड़ रही हैं। लेकिन डोमेस्टिक एयरपोर्ट अगर कोई है तो वहां से केवल डोमेस्टिक एरिया के लिए फ्लाइट उड़ेंगे। डोमेस्टिक एरिया मतलब घरेलू एरिया, यानी कि इंडिया के अंदर की ही फ्लाइट वहां से मिलेंगी। जैसे अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली से फ्लाइट, जब डोमेस्टिक एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ेगी तो वो इंडिया के लोकल पार्ट के लिए, इंडिया के अंदर घरेलू स्थान के लिए ही वहां फ्लाइट उड़ेगी। जैसे गुवाहाटी के लिए, जबलपुर के लिए, बिलासपुर के लिए, पुणे के लिए, तो ये सब मान सकते हैं आप। इसी तरह से एक एयरपोर्ट का नाम यहाँ दे दिया, कस्टम एयरपोर्ट। इससे कंफ्यूज मत होना, कस्टम से मतलब क्या है। देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी कस्टम की फैसिलिटी होती है। कस्टम मतलब जब बाहर आप जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो वहां से जो सामान आना और वहां ले जाने के पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उस रिस्ट्रिक्शंस को वहां फुलफिल किया जा रहा है कि नहीं, वहां पे जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। मतलब कहीं से सोना आप ज्यादा लेके तो नहीं आ गए, कहीं से आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ज्यादा तो लेके नहीं जा रहे, या कुछ करेंसी नोट्स ज्यादा तो नहीं लेके जा रहे। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो कस्टम्स होते ही हैं, वो आपके कस्टम और इमिग्रेशन चेक होने के बाद ही आप इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ सकते हैं। ऐसी अराइवल के टाइम पर भी होता है। सेम ऐसी कस्टम एयरपोर्ट हो सकता है कि इंडिया के कोई छोटे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं, सपोज करो इंडिया में कोई छोटा एयरपोर्ट है जहां पर केवल कुछ टाइम के लिए या 1 या 2 ही प्लेस के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट जाती हो, तो ऐसे एयरपोर्ट्स को जनरली
पूरा इंटरनेशनल फुल फ्लेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना होने की वजह से उनको कस्टम एयरपोर्ट नाम दे दिया जाता है। इसका मतलब फिर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक दो स्पेसिफिक जगहों के लिए वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है। तो कस्टम का जो स्टाफ होता है वो टाइम बिंग वहां पर आता है जब जब वो फ्लाइट ऑपरेट होनी होती है, और फिर उसके बाद वहां से चला जाता है। हाँ, और उस एयरपोर्ट से कंटिन्यूसली डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन कस्टम यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट वहां कुछ स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस के लिए या कुछ स्पेसिफिक आवर्स के लिए ही ऑपरेट करेंगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ये एक्चुअली कस्टम एयरपोर्ट एक सब कॉन्सेप्ट है इन दोनों के बीच का। कोई भी एयरपोर्ट सीधा डोमेस्टिक से इंटरनेशनल नहीं बन जाता। ये ट्रांजिशनल वे में ऐसे ही होता है कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट उड़ रहा होता है, धीरे धीरे वहाँ पैसेंजर आना जाना ज्यादा शुरू करते हैं, लोगों की डिमांड होती है कि इंटरनेशनल फ्लाइट भी ऑपरेट करो। तो पहले कुछ टाइम के लिए एक दो डेस्टिनेशन के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट करती हैं, और वहाँ सिटी की आबादी जब बढ़ती है और वहाँ से लोगों को आना जाना ज्यादा हो जाता है, तब उसको फुल फ्लेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से एक और क्लासिफिकेशन देखें तो उसको मान सकते हैं कि सिविल एयरपोर्ट, सिविल एनक्लेव एयरपोर्ट और मिलिट्री एयरपोर्ट। देखो मिलिट्री एयरपोर्ट्स आप समझ ही पा रहे होंगे, ऐसे एयरपोर्ट जहां इंडियन आर्म फोर्सेस में कौन आ गया, इंडियन एयरफोर्स भी आ गई, आर्मी भी आ गई, नेवी भी आ गई, कोस्ट गार्ड वगैरह भी आ गए, और बाकी जो इंडियन जो फोर्सेस हैं वो सब इसको ऑपरेट कर सकती हैं, या इनके ओनर वही होते हैं और उस एयरपोर्ट पे उन्हीं के रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। तो ऐसे एयरपोर्ट जनरली वहां से कोई फ्लाइट नहीं होती, पर्टिकुलर जो हम जैसों के लिए जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं वहां से ऑपरेट नहीं करती। वो उस एयरपोर्ट का यूज अपने पर्पस के लिए, अपने ट्रेनिंग पर्पस के लिए या अपने दूसरे कामों के लिए वो उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे एयरपोर्ट इंडिया में लिस्ट है, लेकिन हम लोग उसको नहीं बताएंगे ड्यू टू डिफेंस और सिक्रेसी की वजह से, और आपको थोड़ा बहुत नेट में मिल जाएगा, बट बहुत सारे एयरपोर्ट्स का ऐसे जिसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे। सिविल एयरपोर्ट आप समझ पा रहे हैं, सिविल एयरपोर्ट मतलब जहां पर सिविलियन फ्लाइट्स आ जा सकते हैं। तो जितने भी एयरपोर्ट हमारा जिनसे मतलब पड़ता है हम आम लोगों का, तो वो सारे सिविलियन एयरपोर्ट्स ही होते हैं। तो सिविलियन एयरपोर्ट्स का मतलब जहां पर भी एक कॉमन पर्सन की फ्लाइट लैंड कर सके, टेक ऑफ कर सके, जनरली वो सारे एयरपोर्ट हमारा उनसे ही मतलब रहता है, वो सिविलियन एयरपोर्ट से होते हैं। अभी सिविल एनक्लेव क्या चीज है, ये कंफ्यूजन है, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूज करते हैं इसमें क्या चक्कर है, सिविल भी लिखा है और एनक्लेव भी लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए कई एयरपोर्ट्स इंडिया में ऐसे हैं जिनका ओनर इंडियन आर्म फोर्सेस है, जैसे इंडियन नेवी हुआ या इंडियन एयरफोर्स हुआ या इंडियन आर्मी हुआ। इंडियन आर्मी तो नहीं, जनरली इंडियन एयरफोर्स और नेवी और जनरली कोस्ट गार्ड, ये तीनों ही ज्यादातर इस फील्ड में है। तो इंडियन नेवी या इंडियन आर्म फोर्स उस एयरपोर्ट के ओनर हैं, वो उसको रन करते हैं, डे टू डे वर्क का ऑपरेशंस देखती हैं। लेकिन वहां पर एक दो सिविलियन फ्लाइट हो या ज्यादा भी हो सकती हैं, वहां पर सिविलियन फ्लाइट हो, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, मैं एक बार फिर से आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। जैसे हम ये वाला पिक्चर देख रहे थे, तो आप मान के चलिए जो मैंने बनाया था कि ये एक एयरपोर्ट है जहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, ये डिफेंस की पूरी बिल्डिंग है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक दो सिविल फ्लाइट्स भी आए, एक दो या ज्यादा सिविल फ्लाइट्स भी आए। तो उन सिविलियन फ्लाइट्स का टेक केयर करने के लिए जो इंडियन एयरफोर्स है या आर्मी है या फिर नेवल है, वो क्या करते हैं कि इंडिया उनके एयरपोर्ट पर, क्योंकि ये एयरपोर्ट तो उनका ही है, उसमें एक छोटा सा स्थान, एक छोटा सा टर्मिनल बनाने की परमिशन दे देते हैं सिविलियन अथॉरिटीज को, कि आप लोग अपना एक बिल्डिंग बना लीजिए और आपका जो सिविलियन जहाज आएगा हम उसको लैंड करने की परमिशन देंगे, वो पार्किंग के लिए आपके प्लेस पे जाएगा, आप पैसेंजर का वहां धीरे धीरे आना जाना कर दीजिए, ताकि पैसेंजर भी सेवा वहां से मिलती रहे, ताकि यात्रियों को वहां से सेवा मिलती रहे। ऐसा क्यों करना पड़ता है, देखिए बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसी सिटीज में हैं, जो बड़ी सिटीज हैं या फिर ऐसी जगह पर हैं कि वहां पर फ्लाइट्स की और कोई ऑप्शन नहीं है। उनका ऑप्शन यही है कि आप उनके सिटी के अंदर, अगर वो उनका सिटी का एयरपोर्ट के ओनर इंडियन आर्म फोर्स है, लेकिन वहां के लोगों को, यात्रियों को हवाई सुविधा का लाभ तभी मिल सकता है अगर वहां वो परमिशन दे दें कि सिविल एनक्लेव बनाने की। तो ये अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं एक बेस्ट एग्जांपल समझाता हूँ। गोवा एयरपोर्ट और पुणे एयरपोर्ट या चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी ले लीजिए, तो ये एक ऐसे स्टेशन हैं, चंडीगढ़ हुआ, जम्मू हुआ, श्रीनगर हुआ, और बहुत सारे, कानपुर हुआ, आगरा हुआ, विशाखापट्टनम हुआ, पोर्ट ब्लेयर हुआ, पुणे हुआ, गोवा हुआ। गोवा में नया पुराने वाला एयरपोर्ट, गोवा में एक नया एयरपोर्ट बन गया पुराना। तो यहाँ पर क्या हो, जैसे पुणे में इंडियन एयरफोर्स के पास वो एयरपोर्ट है, वो जो उसका ओनर है इंडियन एयरफोर्स है, लेकिन वहां पर एक छोटी बिल्डिंग की परमिशन दी हुई है ताकि सिविलियन फ्लाइट वहां लैंड कर सके और वहां से पैसेंजर का फैसिलिटेशन, पैसेंजर का आना जाना हो सके। तो इसलिए पूरा एयरपोर्ट
का ओनर इंडियन एयरफोर्स है, लेकिन एक छोटे से पार्ट का, एक छोटी सी बिल्डिंग के लिए सिविलियन अथॉरिटीज को परमिशन दी हुई है कि वहां से वो फ्लाइट ऑपरेट कर सके। वो जनरली छोटे होते हैं, इसलिए कई बार मैं न्यूज में पढ़ता हूँ कि पुणे का एयरपोर्ट, इतने बड़े शहर का एयरपोर्ट भी वर्ल्ड क्लास क्यों नहीं है, या गोवा का एयरपोर्ट भी इतनी कम फैसिलिटीज के साथ युक्त क्यों है। क्योंकि गोवा में जो पुराना एयरपोर्ट यानी कि डाबोलिम एयरपोर्ट जो है वो इंडियन नेवी के पास में है, उसके ओनर इंडियन नेवी है, और जो इंडियन जो जहां से सिविलियन फ्लाइट जाती है वो एक छोटी सी बिल्डिंग है, और वहां से केवल कुछ ही पैसेंजर्स के जाने की एक साथ परमिशन दी जाती है। क्योंकि बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, इसलिए वहाँ फ्लाइट्स भी कम है। इसी को देखते देख अब गोवा में लास्ट ईयर एक नया एयरपोर्ट भी बन गया है, जिसको मोपा जगह पर है, जैसे वो दाबोलिम जगह पर था, ये मोपा जगह पर है, जिसको नाम दिया गया मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आपको सिविल एनक्लेव का मतलब समझ में आ गया होगा कि पूरा एयरपोर्ट मिलिट्री के पास में होगा, इंडियन आर्म फोर्स के पास में होगा, लेकिन एक छोटी सी बिल्डिंग वहां उनको एक सिविलियन फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए दे दी होगी। तो ये भी एक टाइप का ट्रांजिशन ही समझिए कि सिविल एयरपोर्ट मतलब मिलिट्री एयरपोर्ट पे जब पैसेंजर्स की डिमांड बढ़ती है उनके शहर में कि आप यहाँ से यात्री सुविधाएं हमें भी दी जाए, तो पहले एक छोटा सा टर्मिनल बिल्डिंग बना के उसी मिलिट्री एयरपोर्ट में काम चला दिया जाता है, और फिर बाद में जैसे गोवा में हुआ, क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि इतने सारा लोगों की डिमांड बढ़ रही है और उनके पास ना स्पेस है, इतना ना जगह है कि उस बिल्डिंग को बड़ा कर सकें, तो उन्होंने पूरा एक नया ही एयरपोर्ट बना दिया ताकि सिविलियन फ्लाइट्स धीरे धीरे वहां से मूव कर सकें। इस वक्त एट प्रेजेंट गोवा में दोनों एयरपोर्ट ऑपरेट कर रहे हैं, वहां जो दाबोलिम एयरपोर्ट और मोपा एयरपोर्ट दोनों ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पर सिविलियन फ्लाइट दोनों जगह जा रही है। धीरे धीरे जब पूरी सिविलियन फ्लाइट वहां शिफ्ट हो जाएंगी नए एयरपोर्ट पर, तो हो सकता है कि वो पुराने एयरपोर्ट पर सिविलियन फ्लाइट की मनाही कर दी जाए। इस तरह पुणे का भी एक ऑप्शन है, पुणे को भी बताया जा रहा है कि नया एयरपोर्ट्स बनाने की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि पुणे में एक आईटी हब है और इंडिया का ग्रोइंग मार्केट है, बहुत बड़ा शहर है, बड़ी आबादी का शहर है, तो वहां पर भी एक डिमांड जरूरी है। तो वो हो सकता है इन फ्यूचर में हम पुणे के बारे में भी देखें, वहां एक नया एयरपोर्ट बना हो। इस तरह और क्लासिफिकेशन देखें तो थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं कि सर्व्ड है, अंडर सर्व्ड है, नॉन सर्व्ड है। सर्व्ड मतलब जो जहां पर फ्लाइट आती जाती रहे, वो मान लिया आप कि सर्व्ड है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अंडर सर्व्ड मतलब पोटेंशियल बहुत है, जैसा पुणे का एग्जांपल ले सकते हैं, चंडीगढ़ का ले सकते हैं, लेकिन चूंकि बिल्डिंग में बहुत छोटी सी अवेलेबल है, क्योंकि एयरपोर्ट उनका नहीं है, पूरा उस तरह से डिजाइन नहीं किया गया कि पैसेंजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं बनाया गया, तो वो अंडर सर्व्ड है। मतलब उसकी सिटी की या उस एरिया की कैपेसिटी बहुत है फ्लाई करने की, बट ड्यू टू वेरियस लिमिटेशंस वो एयरपोर्ट अभी अंडर सर्व्ड है, पूरी तरह से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या हो सकता है उसका बिल्डिंग का काम चल रहा है या कुछ भी। इस तरह नॉन सर्व्ड इंडिया में बहुत सारे, देखिए मैं एक डाटा बताता हूँ, इंडिया में मोर देन 500 रनवेज यानी कि एयर स्ट्रिप हैं। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इंडिया में धड़ाधड़ रनवे बनाए गए, क्योंकि उस समय फ्लाइट उड़ाते थे और बम्बारमेंट के लिए वहां से यूज करते थे। तो इंडिया उस समय ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, तो उन्होंने फटाफट इंडिया में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत सारे एयरपोर्ट्स के लिए रनवे बना दिए थे, ताकि अपने वो फ्लाइट यूज कर सके बॉम्बिंग के लिए और अदर चीजों के लिए, कम्युनिकेशंस पर्पस के लिए। तो वो एयरपोर्ट्स आज भी, वो रनवे आज भी इंडिया में अवेलेबल हैं डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के, लेकिन वहां पर फ्लाइट्स नहीं है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट्स चाह रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और दिल्ली मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, कि वो धीरे धीरे ऑपरेट करना शुरू करें। इसी के लिए आरसीए की स्कीम भी लेके आए थे 2017 में, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसमें छोटे एयरपोर्ट्स मतलब जो नए एयरपोर्ट हैं, पुराने एयरपोर्ट मतलब जो रनवे अवेलेबल है बट बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है और वहाँ फ्लाइट नहीं है, तो उसको ऑपरेट कराने के लिए, ताकि आम आदमी भी हवाई जहाज का सफर यूज कर सके, ये बनाया जा रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके इलाके के आसपास, मतलब आपके घर के या आपके शहर के आसपास कौन सा एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट है जो ऑपरेट करना चाहिए, जो नॉन सर्व्ड है, और जो सर्व्ड है उसके बारे में बताइए कि आपका नियरेस्ट कौन सा है। इस तरह क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, प्राइवेट एयरपोर्ट, पब्लिक एयरपोर्ट और लीज्ड एयरपोर्ट। देखिए आप प्राइवेट में कंफ्यूज होंगे, जनरली आप दिल्ली मुंबई को प्राइवेट बोल देते हैं, वो प्राइवेट नहीं है, वो एयरपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 साल के लिए और 50 साल के लिए उनको लीज पे दिया हुआ है। वो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संपत्ति है, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट पार्टीज को उनको लीज यानी कि रेंट पे दे दिया गया है। तो उन रेंट पे दे दिया गया है जिन एयरपोर्ट्स को,
उसका मतलब ये होता है कि वो वापस भी लिए जा सकते हैं एयरपोर्ट। जैसे इस समय दिल्ली का एयरपोर्ट जीएमआर ग्रुप के पास है और मुंबई एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के पास है। तो वो अडानी ग्रुप वाला और मुंबई वाला 30-30 साल के लिए दिए गए हैं, और जो अभी नए एयरपोर्ट जैसे लखनऊ एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट, ये भी अडानी के पास गए हैं। इनको 50 साल की लीज पर दिया गया है। लीज का मतलब एक तरह से रेंट पे दिया गया है, और उसके बदले रेंट के बदले अडानी उस एयरपोर्ट को डेवलप करेगा, या फिर जो भी प्राइवेट पार्टी उस एयरपोर्ट को डेवलप करेगी और इंडियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्रोवाइड करेगी उसके बदले, जो वहां से पैसेंजर मूवमेंट की वजह से वो पैसे कमा रहे हैं। टैक्स से अलग, टैक्स तो अलग जाएगा ही जाएगा, और पर पैसेंजर भी वो कमाई करके देगी। और प्राइवेट पब्लिक एयरपोर्ट यानी कि ऐसे एयरपोर्ट जो गवर्नमेंट की कंपनी या तो गवर्नमेंट की कंट्रोल में हो, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकती है, या फिर इनकी किसी कंपनी की, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास लगभग इंडिया में 100-125 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपने अपने स्टेट्स में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जिनके वो ओनर हैं, जिनके वो मालिक हैं। तो उन एयरपोर्ट को बोला जाता है क्योंकि पब्लिक एयरपोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट भी नथिंग बट हमारा रिप्रेजेंटेशन ही पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए उनको पब्लिक एयरपोर्ट कहा गया है। प्राइवेट एयरपोर्ट देखो इंडिया में आप कंफ्यूज कर रहे थे ना पहले कि दिल्ली मुंबई प्राइवेट एयरपोर्ट है, उनको लीज्ड एयरपोर्ट बोलते हैं। प्राइवेट एयरपोर्ट ऐसे हैं जो टिपिकल किसी प्राइवेट ओनर के पास है, किसी या तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, या फिर कोई ट्रस्ट हो सकता है, इस टाइप से। जैसे इसका एक एग्जांपल अब मैं देखूं तो जीएसपी जो है, जिंदल स्टील प्लांट्स वालों के पास इंडिया में कई सारे प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं, और वो केवल अपने पर्पस के लिए ही यूज करते हैं। वहाँ कोई फ्लाइट्स वगैरह नहीं आती, वो अपने पर्पस के लिए वो फ्लाइट को यूज करते हैं। जैसे अमृतसर के पास एक जगह ब्यास होगी, आपको अगर लोग जानते हैं तो राधा स्वामी सत्संग है वहां पर, तो वहां पर भी एक एयरपोर्ट है जो प्राइवेट है, और उसका वो जनरली वो किसी खास पर्टिकुलर काम के लिए ही ऐसे एयरपोर्ट होते हैं, प्राइवेट एयरपोर्ट। मैं थोड़ा सा लिस्ट यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा ऐसे कौन कौन से एयरपोर्ट हैं जनरली। देखिए जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये लांजिंग जो एयरपोर्ट एक प्राइवेट है, ये उड़ीसा में है, और ये वेदांता ग्रुप के पास में है। तो वो पर्टिकुलरली वहां पर वो माइनिंग का काम करते हैं ना, एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, तो इसलिए वहां पर है। अमृतसर का जो ब्यास एयरपोर्ट है वो भी प्राइवेट है, वो ओन्ड है स्पेक्ट्रम एरो करके कंपनी है, उसके पास में है। इस तरह से आप अगर और देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे एयरपोर्ट्स मिल जाएंगे जो प्राइवेट हैं और किसी खास पर्पस के लिए वहां यूज किए जा रहे हैं। अगर जीएसपी ग्रुप के पास भी इंडिया में कई सारे एयरपोर्ट्स हैं ऐसे जो प्राइवेट्स हैं, और उनको वो अपने खास, देखो जीएसपी ग्रुप जिंदल स्टील प्लांट जनरली आपको पता ही होगा स्टील के लिए है, तो वो ऐसी जगह पे ही प्लांट है जहां कोयला या स्टील का माइन, जो स्टील ओर को, आयरन ओर को निकाला जाता है उसके आसपास। जैसे अंगोल उड़ीसा में ना, अंगोल, बारबिल, ये ऐसी जगह है, छोटे छोटे एयरपोर्ट है, केवल एक हवाई पट्टी ही है जहां पर वो लैंड कर सके उनके छोटे प्लेन्स, तो इस वजह से वहां पर उन्होंने अपना बनाया हुआ है। और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा प्राइवेट एयरपोर्ट्स का मतलब। ठीक है, अभी एयरपोर्ट की कहानी बहुत सारी हो चुकी है, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको व्यू देते हैं। जैसे इंडिया के कुछ फेमस एयरपोर्ट हैं, ये समझ पा रहे होंगे, तो दिल्ली का फेमस एयरपोर्ट है, कोई बता पा रहा होगा, हर कोई, ये फोटो न्यूज में हमेशा रहती है। ये नेताजी सुभाष चंद्र लिखा है, तो आप समझ पा रहे होंगे कलकत्ता का एयरपोर्ट है, यहाँ थोड़ा सा बांग्ला में भी इंस्क्रिप्ट किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे इस बिल्डिंग पर। ये एयरपोर्ट मुझे लगता है ये हैदराबाद वाला एयरपोर्ट है, जो नया एयरपोर्ट है। आप लोग बताइएगा कि मैं सही हूँ कि गलत। इसके अगर हम देखें तो ये शायद बेंगलोर का जो न्यू बेंगलोर एयरपोर्ट है वो है। ये पुणे विमानतल यहाँ लिखा है, ये एक छोटा सा एयरपोर्ट है पुणे का, वहाँ का है। ये और भी एक छोटा सा एयरपोर्ट है, क्योंकि इसकी बिल्डिंग तो फिर भी काफी बड़ी लग रही है, लेकिन ये इससे भी छोटी बिल्डिंग है। और ये जो बिल्डिंग है आप समझ पा रहे हो कि बहुत छोटा एयरपोर्ट, में नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो ये आपके शहर के आसपास का ही किसी का एयरपोर्ट है ना, जो मेट्रो सिटीज या बड़े शहरों के आसपास नहीं है। तो आप इस तरह से देख पा रहे होंगे कि अगर जितना ज्यादा पैसेंजर मूवमेंट्स होता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से बनाना पड़ता है। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, सिविलियन के लिए है, और एक छोटा सा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इस तरह से अब हम नाम के बारे में बात करते हैं, एयरपोर्ट के नामों के बारे में। आपको बहुत कंफ्यूजन है इसमें, हर दिन आए दिन लगातार इस पे कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सीज दोनों होती रहती हैं, इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं। थोड़ा सा मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा आपको। जैसे हमने बचपन में बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि दमदम एयरपोर्ट कहाँ है, तो हमारे एकदम ध्यान आता है कोलकाता में। जैसे मोपा मैंने बताया, अभी एक नया एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ है, मोपा एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट। तो पालम एयरपोर्ट कहाँ है, ये शमशाबाद एयरपोर्ट कहाँ है, हैदराबाद में। लोहेगांव कहाँ है, पुणे में। सोनेगांव कहाँ है, नागपुर में। तो ये आपने नाम कभी सुने होंगे कहीं ना कहीं, बट ये पूरा कंफ्यूजन होगा। देखो मैं पूरा क्लियर कर दूंगा इस चीज को कि ये कैसे होता है। देखो जब एयरपोर्ट के कभी
भी कहीं एयरपोर्ट बनना हो या कहीं भी एयरपोर्ट लोकेटेड हो, तो वो हमेशा उसके जो लोकल, जहाँ जिस एरिया में है, छोटे से छोटे गांव में है या छोटे से छोटे टाउन में है, हमेशा उसके नाम पर जाना जाता है। तो दमदम कोलकाता के पास की एक जगह थी, मतलब कोलकाता मेट्रोपॉलिटन के अंदर ही आती है, उस समय शायद नहीं भी आती हो, तो दमदम एरिया है, उसकी वजह से उसका नाम कोलकाता दिया गया, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता। ठीक है। आप डॉक्यूमेंट में हमेशा ये होगा, जैसे अभी मुंबई देखो, अभी नोएडा आप जानते हैं, नोएडा में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, वो जेवर एयरपोर्ट है। तो उसे जेवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जेवर जगह पर है, वो उस इलाके का या उस एरिया का नाम जेवर, एक छोटा सा गांव है, वहां उसके नाम पर है। तो जब काम स्टार्ट किया जाता है तो उसके नाम पर कर देते हैं नोएडा, और फिर बाद में थोड़ा टाइम बाद आप देखेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। ऐसी ये नवी मुंबई का है, या उल्वे एक जगह है नवी मुंबई में ही, तो उल्वे एयरपोर्ट बोल देते हैं, नवी मुंबई एयरपोर्ट बोल देते हैं। इसी तरह अगर लखनऊ का नाम देखेंगे तो, और हमेशा आपको दिखेगा लखनऊ के नाम के साथ अमोसी एयरपोर्ट, या फिर देहरादून के नाम के साथ जोली ग्रांट एयरपोर्ट, या अहमदाबाद का हंसोल एयरपोर्ट, या नागपुर का सोनेगांव एयरपोर्ट। अभी समझ पा रहे होंगे, यानी कि ये उस टाउन की या उस शहर की इस एरिया में ये एयरपोर्ट्स हैं, इसलिए इनका नाम इस टाइप से देना जरूरी होता है। और एक नाम ये तो आपने देख लिया, लेकिन हमने नाम सुना होगा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशल एयरपोर्ट, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ पालम एयरपोर्ट। तो ये क्या कंफ्यूजन है? देखो, पहले जब एयरपोर्ट बनता है तो लोकेशन फाइनलाइज होती है कि ये इस जगह पर हम एयरपोर्ट बनाने वाले हैं, तो इसी की वजह से नाम दे देते हैं जेवर एयरपोर्ट। उसके बाद लोकेशन का नाम इंपॉर्टेंट है कि किस शहर को या किस मेट्रोपॉलिटन को वो सर्व करेगा। उसके बाद क्या होता है कि जब एयरपोर्ट बन जाता है और वहां से फ्लाइट मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, तो हर कोई, मतलब नेता मंत्री अपना क्रेडिट लेने आ जाते हैं, तो वो अपनी अपनी पार्टी के अनुसार, जो भी पार्टी सरकार में होती है, वो नाम देती है जनरली अपने अकॉर्डिंग कि उस एयरपोर्ट का नाम उसके नाम पे कर दो। और ये इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड होता है। अगर आप न्यूयॉर्क का नाम देखें तो JFK, जॉन F कैनेडी, जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पर है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड होता है। तो जब एयरपोर्ट बन रहा होगा, दमदम एयरपोर्ट नाम से जाना जाता रहा, फिर उसको कोलकाता एयरपोर्ट बोलने लगे, कोलकाता एरिया में ही था, और आज उसे जानते हैं हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसी मोपा एयरपोर्ट अभी लास्ट ईयर ही शुरू हुआ गोवा में, तो उसका नाम जैसे ही बिल्डिंग स्टार्ट हुई तो इनॉग्रेट किया गया, और मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका नाम दे दिया गया। मनोहर पर्रिकर वहां के गोवा के CM भी रहे हैं और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी थे अभी कुछ साल पहले। और जैसे पालम एयरपोर्ट है नई दिल्ली का, आपको मैं बताया है, उसका नेमिंग कर दी गई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसी हैदराबाद वाले की राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पुणे की बिल्डिंग अभी छोटी सी और फुल फ्लेज एयरपोर्ट नहीं है, और एयरपोर्ट का ओनर अभी कौन है? इंडियन एयरफोर्स। इस वजह से वहां का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि एक छोटी सी बिल्डिंग है केवल, जिसको सिविल एनक्लेव कहते हैं। नागपुर में जो सोनेगांव जगह पर जो एयरपोर्ट है, उसका नाम दे दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट अभी छोटा है, उसका नाम अभी ऐसा कुछ नहीं दिया गया, अभी उसको जोली ग्रांट एयरपोर्ट या देहरादून एयरपोर्ट के नाम से ही जानते हैं। लखनऊ में अमोसी जो एरिया में एयरपोर्ट है, उसका नाम दे दिया गया CCS इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो चौधरी चरण सिंह इंडिया UP के CM भी रहे हैं, और एक अच्छी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। और हंसोल एयरपोर्ट अहमदाबाद में जो है वो, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात है तो फेमस है गांधी जी के नाम पर और पटेल साहब के नाम पर, तो उसका नाम यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर दिया गया है। ऐसी मुंबई में आप जानते हैं महाराष्ट्र में है, तो शिवाजी के नाम पर इसको दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा में एयरपोर्ट अभी बन रहा है, ठीक है, अभी लोकेशन उसकी जेवर है, तो उसे जेवर एयरपोर्ट या नोएडा एयरपोर्ट नाम से जानते हैं। कुछ टाइम बाद उसका नाम, जब वो ऑपरेशन में आएगा तो गवर्नमेंट चाहेगी या नहीं चाहेगी, अगर नहीं चाहेगी तो रहने देगी, अगर चाहेगी तो वो भी किसी के नाम पर देगी। यही कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण है। ऐसी नवी मुंबई में DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आपको नेमिंग समझ में आएगी, इसी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है कि कई बार हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट को हमें चंडीगढ़ एयरपोर्ट हुआ या किसी और एयरपोर्ट के लेकर उसका नाम को लेके हमेशा वो रहता है कि इसका नाम क्या किया जाए, क्योंकि ये नाम तो हमेशा है ही कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट है इस टाइप से कि वो सिटी को सर्व कर रहा है उसको, लेकिन ये जो नाम होता है, ये वाला जो किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम पर उसको डेडिकेट किया जाता है, तो वहां पर भगत सिंह इंटरनेशनल, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको बोलते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है अभी भी, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं क्योंकि चंडीगढ़ क्या है ना, दो राज्यों की एक साथ राजधानी है, हरियाणा की और पंजाब की। तो सबको ये चाहते हैं कि हरियाणा वाले चाहते हैं कि अपने कंट्रोल में दिखाई दे चंडीगढ़, और पंजाब में ये रहता है कि चंडीगढ़ हमारे कंट्रोल में दिखाई दे। चंडीगढ़ चूंकि एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसी वजह से वहां पर
वहाँ भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट ही नाम चल रहा है, बट लोग उसे शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं, जो मेरे हिसाब से ठीक है। मुझे लगता है नहीं कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी के सामने और किसी को नाम वहाँ सोच भी सकते हैं। तो आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ओनरशिप को लेके भी कंफ्यूजन होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट पे, मैंने यहाँ नाम भले लिखवा दिया हो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या आईजीए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन क्या होता है कि वहां पर आपने नाम देखा होगा कि वहां डियाल, मियाल, सियाल, चियाल इस टाइप की आपने नेमिंग जरूर देखी होगी। वो क्या चीज है? देखो, उस एयरपोर्ट को जो कंपनी ऑपरेट कर रही है ना, रन कर रही है, उसके जो ओनर है उसकी वजह से ऐसा नाम दिया जाता है। देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दिल्ली एयरपोर्ट में ओनर कौन है, तो आपने बताया कि दिल्ली में तो प्राइवेट है, वो तो जीएमआर ग्रुप के पास है। ऐसे मुंबई में आपको पता है एकदम अडानी आपके मुंह से निकलेगा। मुंबई वाला एयरपोर्ट जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि अडानी के पास है, वो तो अडानी का एयरपोर्ट है, जबकि नहीं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ये एयरपोर्ट लीज्ड एयरपोर्ट है। तो ऐसे एयरपोर्ट को क्या करते हैं गवर्नमेंट की एक कंपनी बनाती है पहले, और उस कंपनी में क्या करती है, जो भी पार्टनरशिप में कंपनी बनाती है प्राइवेट पार्टी के साथ मिलके, और 50% से ज्यादा पार्टी 50% से ज्यादा स्टेक किसी एक खास पार्टी को देती है, ताकि उस एयरपोर्ट का वो मैनेजमेंट उसके पास चला जाए और उसको अच्छे से ऑपरेट कर पाए, जिससे फैसिलिटेशन के लिए लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिले। लेकिन गवर्नमेंट में उसमें एक स्टेक लेती है अपने पास। तो मैं आगे वाली स्लाइड में दिखाता हूं आपको कि इस टाइप से, जैसे दिल्ली वाले में बताऊं मैं आपको, तो दिल्ली का एयरपोर्ट किसी खास मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, ना ही जीएमआर, वो डीआल करके कंपनी बनाई है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। और इस एयरपोर्ट ये जो कंपनी बनाई, इसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट सबको दे देते हैं, और मेन पार्ट किसी एक खास पार्टी का होता है, किसी एक प्राइवेट प्लेयर का होता है, जो कंपनी रन करती है। ऐसी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, कोच्चिन है तो सियाल बोलते हैं, कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ऐसे हियाल हैदराबाद के लिए, और बाकी कम नाम के लिए भी ऐसे बोलते हैं, बीआल फॉर बैंगलोर, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो उसमें स्टेक अलग अलग हो सकता है। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो ओनरशिप है वो डीआल के पास में है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जीएमआर ग्रुप के पास है, 50% जिसके पास हिस्सेदारी है, मैनेजमेंट वही देखता है, इसलिए मोस्टली मैनेजमेंट आपको जीएमआर ग्रुप के पास दिखेगा। लेकिन एआई के पास, जो भारत सरकार की कंपनी है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके पास 26% का स्टेक है। इसी की वजह से जब एयरपोर्ट पर जाओगे तो एक तरफ जीएमआर का लोगो लगा होगा और एक तरफ उसी बोर्ड में एआई का लोगो भी लगा होगा। ये छोटे छोटी कंपनी स्टेक इन कंपनियों के पास भी है। मुंबई में देखें तो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, ये बड़ी सारा स्टेक लगभग इसी के पास में, छोटा सा हिस्सा है 26% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है पीएसयू, उसके पास में है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ओनर कौन हुआ था। अगर ओनर पूछेंगे तो उस समय इस तरह से वो कंपनी बना के रन करते हैं एयरपोर्ट को, और वो सब लीज्ड एयरपोर्ट है। कुछ में अब लास्ट स्लाइड है, इसके बारे में फटाफट खत्म करते हैं। लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन था रिगार्डिंग, कई बार न्यूज में आता रहता है कि पीपीपी एयरपोर्ट क्या होता है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, एरोड्रोम क्या होता है, हेलीपोर्ट क्या होता है। तो ये मैं फटाफट से बता देता हूँ। देखो, पीपीपी का मतलब होता है एक मॉडल है, कुछ भी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब ये इसका मतलब ये है कि अब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो एक ऐसा एयरपोर्ट जहां पर पब्लिक यानी गवर्नमेंट की कोई कंपनी या गवर्नमेंट खुद, और प्राइवेट यानी कि प्राइवेट कोई कंपनी हो सकती है, वो पार्टनरशिप में मिलकर काम करती हैं और वो एयरपोर्ट को दोनों मिलकर बना रही होती हैं। या जैसे अभी आपने देखा होगा, जो मैंने अभी पीछे आपको स्लाइड में दिखाया कि ये मियाल और डियाल बनाया है, तो ये ऑपरेट कर रही है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये ऑपरेट कर रही है इन एयरपोर्ट को, ये मुंबई एयरपोर्ट को, दिल्ली एयरपोर्ट को। इस तरह से और भी जो एयरपोर्ट लीज्ड हैं उस समय एक वैसी कंपनी बना के ऑपरेट कर रही है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल ही फुल फ्लैट, मैंने बताया ना आपको अभी कि 500 के आसपास इंडिया में एयर स्ट्रिप है। अगर वो एयर स्ट्रिप है, मतलब वो रनवे अवेलेबल है और उसके तरफ बाउंड्री करके एक बिल्डिंग बना के उस फ्लाइट को, अगर उस एयरपोर्ट को ऑपरेट करें तो उसे कहा जाता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, सॉरी माफ कीजिए, ग्रेफील्ड एयरपोर्ट। और जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से जीरो, जहां कुछ भी नहीं होता, पहले लैंड को इकट्ठा किया जाता है, लैंड को लेके फिर उसके रनवे बना के, बिल्डिंग बना के, बाउंड्री बना के, जो बिल्कुल शून्य से शुरुआत की जाती है, उनको बोलते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसको बिल्कुल नए एयरपोर्ट बोलते हैं। और ग्रेफील्ड एयरपोर्ट जहां पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ना कुछ अवेलेबल हो और उसके बाद उसको केवल अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेफील्ड एयरपोर्ट।
एयर स्ट्रिप आप समझ पा रहे होंगे, जो मैंने बताया एयर स्ट्रिप का मतलब रनवे से ही होता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत सारे एयर स्ट्रिप बनाए गए ताकि वहाँ छोटे छोटे प्लेन लैंड कर सके। वो ब्रिटिश के लिए कम्युनिकेशन और फास्ट मूवमेंट के लिए, इसके साथ साथ बॉम्बिंग वगैरह के लिए काम आता था। एरोड्रोम का मतलब आप एयरपोर्ट और एरोड्रोम में कई बार कंफ्यूज कर जाते होंगे। कई जगह आपने देखा होगा कि एरोड्रोम वर्ड होता है, कहीं एयरपोर्ट होता है। देखो दोनों सिनोनिम्स कह सकते हैं एक दूसरे के, थोड़ा सा टेक्निकल फर्क ये है। एरोड्रोम का मतलब, अगर आपने मेरी पहली वाली पिक्चर देखी होगी, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार फिर से। एरोड्रोम और एयरपोर्ट का कंफ्यूजन दूर करते हैं। एक सेकंड बने रहिए बस साथ में आप। अगर आपने ये पिक्चर देखी होगी तो इसमें ये पिक्चर जो देख रहे हैं, इसका मतलब होता है आप एक ऐसा एयरपोर्ट देख रहे हैं जहां रनवे पे जहाज लैंड कर रहे हैं, जहां पार्किंग हो रही है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है, ठीक है। और एक ये तरफ देख रहे हैं जो बिल्डिंग है, टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर का हिस्सा है जहाँ पैसेंजर बैठे हैं, लॉन्जेस हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं, है ना, और सब बहुत सारे एयरलाइंस के वर्कर्स, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये जो हिस्सा है, अगर आप एयरपोर्ट को इस नजरिए से देखते हैं, इस नजरिए से, तो तब आप उसको एयरपोर्ट बोलते हैं। और जो टेक्निकल नजरिए से जो वहां लोग टेक्निकल काम कर रहे हैं, जब वो लोग देखते हैं, उनका प्राइमरी देखने का नजरिया ये होता है, तो वो उसको एरोड्रोम बोलते हैं। तो एरोड्रोम नथिंग बट एयरपोर्ट ही है, बट वो टेक्निकल उसमें एस्पेक्ट ज्यादा है, उनको देखने का नजरिया है। तो अब तो पूरे वर्ल्ड वाइड वैसे एयरपोर्ट ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि पब्लिक को जरूरत है, पब्लिक के लिए उसको बनाया गया है, तो पब्लिक की फैसिलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाए और यहाँ सेफ्टी पे ध्यान दिया जाता है। तो आपको समझ पा रहा होगा कि एयरपोर्ट और एरोड्रोम में क्या अंतर है। इसी तरह से अगर कोई हेलोड्रोम पूछे, तो हेलोड्रोम का मतलब वही है, एक तो हेलीपोर्ट होता है। हेलीपोर्ट देखो इंडिया में केवल इकलौता हेलीपोर्ट अभी दिल्ली में ही है, जो दिल्ली के रोहिणी एक जगह है, वहां पर बनाया गया है, अभी कुछ साल पहले ही बनाया गया था। अदरवाइज हेलीकॉप्टर को क्या होता है, एक छोटा सा ओपन स्पेस होता है, वहां जाके वो लैंड कर लेता है। तो उस तरह से वहां पे वो लैंडिंग तो कर ही लेता है, कहीं भी उसे तो ओपन स्पेस चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक नहीं चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक खास पॉइंट से अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट बढ़ाएं, हेलीकॉप्टर कई सारे ऑपरेट करना पड़े, तो वहां पर फॉर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के लिए जगह बनानी पड़ती है। देखा होगा आपने, एच बना होता है और बहुत सारी लाइटिंग वगैरह वगैरह करनी पड़ती है। तो उस एरिया को बोल देते हैं हेलीपोर्ट। और हेलीड्रोम फिर वही, अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट से उस नजरिए को देख रहे हैं तो उसको हेलीड्रोम बोलते हैं। तो आपको बहुत सारे डाउट अब एयरपोर्ट के बारे में क्लियर हुए होंगे। जिन लोगों को एयरपोर्ट से या एविएशन फील्ड में नॉलेज चाहिए, या फिर एयरपोर्ट फील्ड में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बने रहें एरो वर्ल्ड के साथ। अभी आगे की सीरीज में आपको बहुत सारे, अभी हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, आगे आपको बहुत टेक्निकल चीजें को भी पता चलेगा, और वो भी आसान लैंग्वेज में। चलिए बंद करते हैं इस समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए एरो वर्ल्ड के साथ।